हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल और वेव नेचर है किसी मैटर का वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है अलग अलग थ्योरीज़ के द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। देखो 1887 के अंदर हर्ट्ज़ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। उसमें पता है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया कि कुछ मेटल्स लिए थे उन्होंने, जैसे कि पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया। जब उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट डाली तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, वहाँ से इजेक्ट हुए। तो इसी चीज़ को उन्होंने देखा, पढ़ा और इस फिनोमिना को उन्होंने क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, इसका नॉर्मल लाइफ में एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे आप बैट बॉल खेलते हो ना, बैट बॉल, तो बैट के ऊपर बॉल लगती है, वो बॉल जाके जैसे स्टंप को लग गई तो वो गिल्ली उड़ जाती है ना। वैसे ही क्या हुआ, जब इन मेटल्स के ऊपर लाइट डाली गई, जैसे एक्सरे होगी या फिर कोई भी लाइट की फॉर्म डाली गई, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। ठीक है, तो इसी इफ़ेक्ट को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। दिस रिज़ल्ट ऑब्जर्व्ड इन दीज एक्सपेरिमेंट्स वर, और फिर क्या रिज़ल्ट निकाले हर्ट्ज़ ने ये क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं जो इजेक्ट हुए हैं मेटल सरफेस से, जैसे ही उसके ऊपर बीम लगी ना, जैसे ही जो लाइट की बीम उस मेटल के ऊपर स्ट्राइक हुई, बिल्कुल वैसे ही एकदम से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब बिल्कुल भी थोड़ा सा टाइम नहीं था कि लाइट स्ट्राइक करने और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में। इसका एक कॉमन एग्जांपल बताऊं, आपने कुछ घर पे कर दिया, ठीक है, आपकी मम्मी ने मारा आपको चाटा, ज़ोर से चाटा लगने और गाल लाल होने के बीच में जैसे कुछ भी टाइम नहीं आता ना, कि चाटा लगते ही लाल गाल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही बीम ऑफ लाइट जब किसके ऊपर लगी, मेटल सरफेस के ऊपर लगी, एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर आए। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, कि जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी या फिर उसकी ब्राइटनेस कितनी रखी जाए। अब मम्मी आपको चाटा मार रही है, वो रेडनेस गाल की किस पर डिपेंड करेगी, कितनी ज़ोर से आपको चाटा लग रहा है। उसी तरीके से जो ब्राइटनेस थी लाइट की, वो क्या डिसाइड कर रही थी कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, फॉर ईच मेटल, हर मेटल के लिए देयर इज़ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब हर मेटल की अपनी क्या होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, दिखाई ही नहीं देता, ऑब्जर्व ही नहीं होता। एट अ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, न्यू की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो बाहर से हम लाइट दे रहे हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। और उसके बाद ही क्या होगा, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अगर जो बाहर से देने वाली फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी, तभी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे मेटल के सरफेस से। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की होगी ना, वो इंक्रीज़ करेगी, कब, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड क्या होगी, ज़्यादा। जितनी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी पीट दें तो भी वो रेड कलर के हो जाते हैं, मतलब रोने लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको खींच के मारे मम्मी तब जाके रोने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे हर बच्चे की अलग अलग वो होती है ना, कि कितनी ज़ोर से मारे तब वो रोए और कितनी रेडनेस आए गाल पे। उसी तरीके से क्या होता है, हर मेटल की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जब तक उसे उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब एक तो होती नॉर्मल कैपेसिटी, जैसे आते जाते आराम से नॉर्मल ऐसे यूँ आराम से थप्पड़ तो कोई भी मार देता, एक लगे खींच के चाटा, तो वो क्या होना चाहिए, चाटे की टेंडेंसी, मतलब वो ज़्यादा ज़ोर से होना चाहिए नॉर्मल वाले से। तो इसमें भी यही केस है, जो मेटल है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी है।
अब जो बाहर से हमें एनर्जी देंगे ना, वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी थ्रेशोल्ड से, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी इन इलेक्ट्रॉन की, वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब जितनी ज़ोर से आपको चाटा लगेगा ना, उतनी तेज़ आप चिल्लाओगे, रोओगे। तो सेम ऐसे ही है, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट की डालेंगे हम। ऑल द अबव रिजल्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। और जो ये ऊपर जितने भी रिजल्ट्स आए हैं ना हमारे, ये किससे एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स के लॉज थे। अकॉर्डिंग टू लेटर, मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एनर्जी कंटेंट है बीम ऑफ लाइट का, वो डिपेंड करता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोलें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे ना, वो किससे एसोसिएट होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी वो किससे एसोसिएट होगी, वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी कि कितनी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी की लाइट हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं किसी मेटल के ऊपर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दो द नंबर, और फिर ये क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और ये बाद में प्रूव भी हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। और जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, पर वो डिपेंड नहीं कर रही किस पे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि रेड लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 4.3 to 4.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है, ऑफ एनी ब्राइटनेस may shine on a piece of potassium metal for hours but no photoelectrons are ejected। अब इसमें क्या बताया कि जो रेड लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4.3 से 4.6 के बीच की, अब उसे किस पे डाला गया, पोटेशियम मेटल पे, बहुत घंटों के लिए वो बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर डलती रही, पर क्या हुआ, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि बट एज सून एज इवन अ वेरी वीक येलो लाइट शाइन्स ऑन द पोटेशियम मेटल द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। लेकिन जो वीक येलो लाइट थी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5.1 से 5.2, वो जब पोटेशियम मेटल के ऊपर डाली गई तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो शो हो गया। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी डलते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट हो गए मेटल के सरफेस से, पोटेशियम के से। इससे ये पता चला कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी पोटेशियम मेटल की, वो क्या थी, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। और जो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, 5 से ऊपर थी, 5.1 और 5.2। लेकिन जो रेड लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम थी, 4.3। इसी वजह से वो अगर घंटों तक भी मेटल पे डाली गई तो भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब डाली गई, येलो लाइट, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इजेक्ट हो गए। आइंस्टीन was able to explain the photoelectric effect using Planck quantum theory of electromagnetic radiation as a starting point। अब जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सप्लेन की थी क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी किसे यूज़ करते हुए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए, जो कि थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, और उसे स्टार्टिंग पॉइंट मान के इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी। Shining a beam of light onto a metal surface can therefore be viewing as shooting a beam of particles, the photons। मतलब एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट जो मेटल सरफेस के ऊपर थी, वो कैसे देखी जा सकती है, शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब फोटोन्स की शूटिंग करा दें उस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर। When a photon of sufficient energy strike an energy electron in the atom of metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected without any time lag or delay। मतलब क्या किया गया, जब एक बीम ऑफ पार्टिकल्स जो फोटोन्स थे उनकी सफिशिएंट एनर्जी थी, और उसके साथ उन्होंने क्या किया, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक किया,
जो कि एक मतलब मेटल किससे बना था, एटम से, और एटम किससे बने थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो जब फोटोन उन्होंने सफिशिएंट एनर्जी का स्ट्राइक किया, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन पे लगा, तो उसने क्या कर दी, वहाँ से अपनी जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिली ना, वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी, और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जाते ही वो क्या हो गया, वो इजेक्ट होके बाहर चला गया बिना किसी डिले के। ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन, ग्रेटर विल बी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी फोटोन की होगी ना, जो कि स्ट्राइक कर रहा था मेटल को, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी से क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, किससे, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, और जो निकलने वाला बाहर इलेक्ट्रॉन होगा वो उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरी वर्ड्स के अंदर अगर हम समझें तो क्या कहा जा सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की। सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज़ एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, मतलब जो फोटोन हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं मेटल के ऊपर, उसकी एनर्जी क्या मान ली जाए, एच न्यू, and the minimum energy required to eject the electron is h nu नोट, और जो सबसे कम एनर्जी जो चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन के लिए, उसे क्या मान लिया जाए, एच न्यू नोट, जिसे क्या कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, वर्क फंक्शन, और डिनोट होता है डब्ल्यू नोट से। ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, कि कितनी फोटोन की एनर्जी है माइनस जितनी मिनिमम चाहिए एनर्जी। ठीक है। जैसे फोटोन की एनर्जी कितनी है, 10, और मिनिमम इस क्या चाहिए, 5, तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या होगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है। तो वो क्या होगी, वो डिफरेंस होगा एनर्जी का जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे। फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, मतलब हमने देखा था कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट क्या होती है, वो सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, उसे हम कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। ठीक है। और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू क्या है, वेलोसिटी एसोसिएटेड विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, के कितनी वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होगा। लास्टली, a more intense beam of light consists of large number of photons. Consequently, the number of electrons ejected is also larger as compared to that in an experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed. मतलब अब हम बार बार ये बोल रहे थे कि इंटेंस बीम होनी चाहिए लाइट की, ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटोन्स बाहर आएँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होगी, और ज़्यादा एनर्जी से कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी तो क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इसी वजह से कहा गया था। अब है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ड्यूअल बिहेवियर। ड्यूअल का मतलब होता है दो गुला। ठीक है। जैसे ड्यूअल सिम होती है, एक फ़ोन के अंदर 2 सिम आ सकती है, वैसे ही होते हैं ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोज्ड अ डिलेमा फॉर साइंटिस्ट, मतलब जब साइंटिस्ट को पता चला ना कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, तो साइंटिस्ट को पागल कर दिया इस बात ने, उनको क्या दुविधा में डाल दिया। ऑन द वन हैंड इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटिस्फैक्ट्रीली, मतलब कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर था वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कि कैसे एक मेटल के ऊपर बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट होंगे। ठीक है। लेकिन दूसरे हैंड पे वो इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द नोन वेव बिहेवियर ऑफ लाइट विच कुड अकाउंट फॉर द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड रिफ्रैक्शन,
लेकिन वो ये बात नहीं वो कर पा रही थी एक्सप्लेन कि जो वेव बिहेवियर है लाइट का, जो क्या एक्सप्लेन कर रहा था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमिना। द ओनली वे, अब ये क्या थे कि दो चीज़ तो कौन एक्सप्लेन कर पा रहा था, पार्टिकल नेचर लाइट का, और दो चीज़ एक्सप्लेन कर दी वेव नेचर ऑफ लाइट ने, लेकिन आपस का कनेक्शन पता नहीं चल रहा था कि इन दोनों को कैसे कनेक्ट करें। तो ये चीज़ रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इस आइडिया को एक्सेप्ट किया गया कि जो लाइट है उसके दोनों नेचर होंगे, पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। ठीक है, तो लाइट का क्या होगा, एक ड्यूअल बिहेवियर होगा डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करते हुए वी फाइंड दैट, हमने क्या देखा कि जो लाइट है वो बिहेव करती है या तो वेव का या फिर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का। Whenever रेडिएशन इंटरेक्ट विद द मैटर, जब रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी वो क्या डिस्प्ले करेंगी, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, मतलब कोई रेडिएशन अगर मैटर के ऊपर इंटरेक्ट कर रही है तो वो कौन सा नेचर शो करेगी, पार्टिकल लाइक नेचर का। ठीक है, ना कि वेव लाइक नेचर विच इट एग्जिबिट व्हेन इट प्रोपगेट्स, और वेव नेचर कब होगा लाइट का, जब वो प्रोपगेट करती है। ठीक है, दिस कंसेप्ट वॉज टोटली एलियन टू द वे द साइंटिस्ट थॉट अबाउट मैटर एंड रेडिएशन एंड इट टुक दैम अ लॉन्ग टाइम टू बिकम कन्विंस्ड ऑफ इट्स वैलिडिटी। मतलब बहुत टाइम के लिए साइंटिस्ट को क्या था, ये बिल्कुल नया नया कंसेप्ट था, नहीं, इस वजह से वो क्या कर रहे थे, इस पे वो नहीं बना पा रहे थे अपनी राय, तो इस वजह से बहुत टाइम लगा इसको कन्विंस करने के लिए साइंटिस्ट को कि हाँ ये वैलिडेट है, यही ठीक है। इट टर्न्स आउट एज यू शैल सी लेटर दैट सम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एग्जिबिट दिस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या करते हैं, वेव और पार्टिकल दोनों टाइप का नेचर शो करते हैं। अब आ गया न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर के अंदर जितनी इम्पोर्टेंट थ्योरी उतनी इम्पोर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल्स। तो हमें क्या याद करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को। अब 2.6 प्रॉब्लम के अंदर क्या कह रखा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1 मोल फोटोन की एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E = h²। एच का क्या, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज बोलो या फिर पर सेकंड बोलो, बात एक ही है। एनर्जी का फॉर्मूला लगाया जाए, E = h², वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व खुद करना, तो क्या आंसर आएगा 3.3 × 10⁻19 जूल। अब क्वेश्चन में पूछा गया था 1 मोल फोटोन। ठीक है, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी 3.3 × 10⁻19 जूल, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 × 10⁻23 पर मोल। तो इससे क्या हो जाएगी 199.5 किलो जूल पर मोल। जब किलो जूल में कन्वर्ट करोगे जूल को तो डिवाइड बाय 1000 कर देना। नेक्स्ट है 2.7 प्रॉब्लम। इसमें क्या बता रखा है, 100 वॉट का बल्ब है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ क्या है लैम्डा 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, मतलब हर सेकंड एक बल्ब कितने नंबर ऑफ फोटोन्स क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, ये देखना हमें। पावर क्या होता है, क्या दे रखा है 100 वोट, और वोट को क्या हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। ठीक है, एनर्जी क्या है एक फोटोन की, E = h², न्यू क्या होता है c/λ। तो वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, E = hc/λ, c की वैल्यू क्या थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, h क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड।
अब लैम्डा क्या है 400 नैनोमीटर था ना, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁹ से, ठीक है। तो फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेशन अपनी खुद घर पे करना। तो आंसर क्या आ गया, एनर्जी एक फोटोन की 4.9 × 10⁻⁹ जूल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, 1 सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। तो पावर अपॉन एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, ठीक है। ऊपर पावर रखेंगे, नीचे एनर्जी एक फोटोन की। तो 100 जूल पर सेकंड बाय में 4.9 × 10⁻⁹ जूल। आंसर क्या आ गया, 2 × 10⁻20 पर सेकंड। अब ये न्यूमेरिकल्स आपको बाकी के खुद घर पे सॉल्व करने, और जो से ना हो तो पूछ लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट है, पहले खुद से अटैम्प्ट करो, फिर देख के करना, और फिर जो समझने की कोशिश करना मेन है, ठीक है। बाकी फार्मूला बेस्ड है, सीधा फार्मूला लिखा, और अगर आपको पता है कि न्यू क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, ई क्या होता है, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। और यूनिट्स का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि यूनिट्स के सीबीएसई चेकिंग में मार्क्स कटते हैं अगर डिस्क्रिप्टिव में आपका क्वेश्चन आया तो। अब एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड किस पे कर रही थी, नेचर ऑफ मीडियम पे जहाँ से वो पास करती है। और इसका क्या रिज़ल्ट हुआ कि जो बीम ऑफ लाइट जो डेविएट या फिर रेफ्रैक्ट होगी अपने ओरिजिनल पाथ से एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी तो क्या होगा, जो बीम ऑफ लाइट है या तो वो रिफ्रैक्ट होगा या फिर डेविएट होगा अपने ओरिजिनल पाथ से। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट इज़ पास थ्रू अ प्रिज्म, और क्या देखा गया कि जब एक वाइट लाइट की रे किससे पास की गई, प्रिज्म से, तो जो वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वन विद द लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये पता चला कि जिस वेव की वेवलेंथ सबसे कम थी ना, वो सबसे ज़्यादा बेंड कर रही थी, और जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग थी वो क्या कर रही थी, कम बेंड कर रही थी। किससे, शॉर्ट वेवलेंथ से। सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विद ऑल वेवलेंथ्स इन द विजिबल रेंज। अब हमें ये पता है कि जो ऑर्डिनरी वाइट लाइट होती है उसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी वेव्स होती हैं जिसके अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं विजिबल रेंज के अंदर। A ray of white light is spread out into series of colorful bands called spectrum। अब जो हमारी वाइट लाइट है वो किस में स्प्रेड हो रही थी, एक कलर बैंड्स के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष आपने देखा होगा ना कि कैसे एक रेन ड्रॉप में से जब सन रेज पास करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है अलग अलग कलर्स में, और उसे क्या बोलते हैं हम, इंद्रधनुष, रेनबो। तो उसी तरीके से जैसे ही प्रिज्म के अंदर से वाइट लाइट गई तो अलग अलग वेवलेंथ्स की जो लाइट थी वो शो होने लग गई, ठीक है। और जिसकी सबसे छोटी वेवलेंथ थी वो सबसे ज़्यादा बैंड हुई थी लाइट, और जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ थी वो कम बैंड हुई थी, ठीक है। द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज़ डेविएटेड द लेस्ट, वाइल द वायलेट लाइट विच हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज़ डेविएटेड द मोस्ट। ये फिर से वही बात एक्सप्लेन कर रहा है कि जो रेड कलर है उसकी क्या होती है, सबसे लंबी वेवलेंथ होती है ना, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम। तो ये ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी थी वो सबसे कम डेविएट हुई थी, ठीक है। और जो वॉयलेट लाइट है हमारी वो क्या थी, उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी तो सबसे ज़्यादा डेविएट हुई थी। अब जो स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का, दैट वी कैन से, मतलब जो स्पेक्ट्रम वाइट लाइट का हम देखते हैं उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, वायलेट से रेड तक। वॉयलेट की क्या वेवलेंथ है, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके रेड 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और इस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। कंटिन्यूस बिकॉज वॉयलेट मर्जेस इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन। और कंटिन्यूस इसलिए बोला गया क्योंकि जो ये अलग अलग कलर्स की रेज है ना, ये एक दूसरे के अंदर मर्ज होती हैं,
ठीक है। अ सिमिलर स्पेक्ट्रम इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई। और ऐसा ही स्पेक्ट्रम कैसा बनता है जब रेनबो बनता है हमारी स्काई के अंदर। रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज़ जस्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो विजिबल लाइट होती है ना वो एक छोटा सा पोर्शन होता है किसका, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो हम देखेंगे फिगर 2.7 के अंदर। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के ऊपर इंटरेक्ट करती है तो जो एटम और मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को एंड रीच टू हायर एनर्जी स्टेट। और क्या करते हैं वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाते हैं। विथ हाई एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट। और फिर हाई एनर्जी में जाके क्या होता है, अनस्टेबल हो जाते हैं वो, ठीक है। फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल और मोर स्टेबल लोअर एनर्जी स्टेट। अब वो वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, जो एटम और मॉलिक्यूल्स है ना वो रेडिएट करते हैं, क्या रेडिएशंस को एमिट करते हैं अलग अलग रीजन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इसी वजह से क्या होता है, अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अब एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन का मतलब होता है जो एमिट की हुई लाइट्स, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो लाइट्स जो एब्जॉर्ब कर लेता है कोई एटम, ठीक है। अब जो स्पेक्ट्रा है रेडिएशंस का जो कि एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन सब स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम जिसके अंदर क्या है, रेडिएशन एमिट हो रही है ना बाहर किसी सब्सटेंस के द्वारा, जब उसने एनर्जी गेन की थी तो क्या चला गया था, कहाँ पे, हाई एक्साइटेड स्टेट में चला गया। वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आना चाहता है तो वो क्या कर रहा है, रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एमिशन स्पेक्ट्रा। मतलब एमिशन मतलब बाहर निकलना, क्या बाहर निकलना, रेडिएशंस, ठीक है। एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन तो उन्हें क्या बोलते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, वो एक्साइटेड। To produce an emission spectra, energy is supplied to a sample by heating or irradiating it, and the wavelength of radiation emitted as the sample give of absorbed energy is recorded. मतलब अब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा को, जो एनर्जी है सैंपल को क्या करेंगे हम, एनर्जी दे देंगे। वो एनर्जी कैसे देंगे, या तो उसे हीट कर दो या फिर इरेडिएटिंग इट या फिर रेडिएशन डाल के। तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड एज द सैंपल गिव अप एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अब वो सैंपल क्या करेगा, उसके ऊपर एनर्जी डाल दी, अब वो सैंपल क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब वो वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर जब आएगा तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो सैंपल क्या देगा बाहर, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी थी वो बताएगा, तो उससे क्या कर लेंगे हम, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में ये है, बाहर से आप क्या करोगे, हीट कर दो या फिर रेडिएट कर दो। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, जो सैंपल है उसको एनर्जी देनी है, एनर्जी दे के ताकि वो हाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, ठीक है, एनर्जी लेके। अब वो क्या करेगा, वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा तो वो उन्हीं एनर्जी को क्या करेगा, बाहर एमिट कर देगा रेडिएशन के फॉर्म में, और फिर हम रिकॉर्ड कर लेंगे स्पेक्ट्रा को। बस हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज़ लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो किस तरीके से है, जैसे कि फोटोग्राफिक नेगेटिव नहीं होता है, जो फोटोग्राफ्स निकालते हैं उस टाइप से। A continuum of radiation is passed through the sample which absorbs radiation of certain wavelength. The missing wavelength which correspond to radiation absorbed by the matter leave dark space in the bright continuous spectra. इसके अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एक कॉन्टीन्यूस रेडिएशन डालते रहेंगे हम सैंपल के ऊपर, जोन सी रेडिएशन को क्या कर ले, किस मतलब हर रेडिएशन की क्या है, अपनी वेवलेंथ है, जोन सी रेडिएशन को क्या करेगा वो सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा ना। तो क्या होगा, जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी, क्योंकि वो रेडिएशन क्या कर ली, मैटर ने एब्जॉर्ब कर ली, तो वहाँ क्या आ जाएगा, एक डार्क स्पेस आ जाएगा ब्राइट कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर। ब्राइट क्यों होगा, क्योंकि
बाकी वेवलेंथ तो बाहर निकल रही है ना, सिर्फ वो एब्जॉर्ब की जो उसके पास नहीं थी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, डार्क स्पॉट आ गया, तो उससे हमें पता चल जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की कौन से वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो मैटर ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो ऐसे देखेंगे दोनों को। द स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसी स्टडी को जब रेडिएशन एमिट होंगी या फिर एब्जॉर्ब होंगी, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो क्या था, कंटिन्यूस था, और उसकी सारी वेवलेंथ थी रेड से लेके वॉयलेंट तक विजिबल लाइट के अंदर। वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, स्पेक्ट्रा के अंदर। जो एमिशन स्पेक्ट्रा है एटम का गैस फेज के अंदर, वो शो नहीं करता है कंटिन्यूस स्प्रेड वेवलेंथ का रेड से वॉयलेट तक। Rather they emit light only at specific wavelength with dark space between them। मतलब वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं विद डार्क स्पेस। और क्या हो जाएगा, डार्क स्पेस आती रहेंगे उनके बीच में। सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइट स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और इन स्पेक्ट्रा को क्या बोलेंगे हम, लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्यों, क्योंकि जो एमिटेड रेडिएशन है इज़ आइडेंटिफाइड बाय अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्पेक्ट्रा। उन्हें कैसे खोजा जाएगा, जब हम देखेंगे उनकी अपीयरेंस किसके अंदर, ब्राइट लाइट के अंदर, जब स्पेक्ट्रा देखेंगे तो। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर कौन सा स्पेक्ट्रा काम आता है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। हर एलिमेंट की अपनी यूनिक लाइन एमिशन होती है। जैसे कि हर इंसान का अपना खुद का डीएनए होता है, वैसे एलिमेंट्स के अंदर क्या होती है, अपनी खुद की लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होती है। और जो कैरेक्टरिस्टिक लाइंस हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, वो किस चीज़ में यूज़ होती हैं, ताकि हम केमिकल एनालिसिस कर सकें कुछ अननोन एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए। उसी तरीके से जैसे फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करते हैं किसी इंसान की आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए। मतलब अब किसी ने क्या किया, कुछ नया एटम फाइंड आउट किया है, मतलब नई डिस्कवरी हुई है, तो उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का यूज़ करेंगे। क्योंकि हर एटम का क्या होता है, अपनी एक यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होती है। ठीक है, जो एग्जैक्ट मैचिंग लाइन होगी एमिशन स्पेक्ट्रा की एटम की ऑफ अ नोन एलिमेंट विद द लाइन फ्रॉम द अननोन सैम्पल क्विकली एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ लेटर। और जो नोन एलिमेंट्स हैं उनका हमें पता है कि ये इसकी स्पेक्ट्रा की लाइन कहाँ पे होगी, तो अननोन वाले से कंपेयर करवाएंगे और फिर हमें क्या पता चल जाएगी, आइडेंटिटी कि ये किससे रिजेंबल कर रहा है। अब जो जर्मन साइंटिस्ट थे रॉबर्ट वॉनसन, वो क्या थे, पहले इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने क्या यूज़ किया था, लाइन स्पेक्ट्रा यूज़ किया था एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एलिमेंट्स जैसे कि रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, ये डिस्कवर हुए थे जब इनके मिनरल्स एनालाइज किए गए थे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के द्वारा। और जो एलिमेंट हीलियम है वो कैसे डिस्कवर हुआ था, जब सन इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। मतलब हीलियम की डिस्कवरी कहाँ हुई थी, सन के अंदर, कैसे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखो एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा होगा। एक्साइटेड ए देखो, ए फिगर पहले तो इसके, ठीक है।